हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2023 टारगेट रखते हुए विजन सीरीज स्टार्ट की है। इसी सीरीज में हम आज क्वांट का सेकंड लेक्चर करेंगे। मैं आपके साथ आज 40 to 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा क्वांट के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर में कि पहला क्वेश्चन है, चेन रूल का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि एक फोर्ट में एक सफिशिएंट फूड है 200 सोल्जर्स के लिए 31 डेज के लिए। 27 डेज के बाद 120 सोल्जर्स चले जाते हैं। तो हमें यह बताना है कि कितना एक्स्ट्रा डेज खाना चलेगा जो रिमेनिंग फूड। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। अगर ओरिजिनली 200 सोल्जर्स के पास 31 डेज का खाना था, तो उसमें से 27 डेज के बाद 120 सोल्जर्स छोड़ के गए हैं। इट मींस उन्होंने 27 डेज का खाना कंज्यूम कर लिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि उन्हीं 200 सोल्जर्स के पास फिलहाल 4 दिन का खाना बचा है। अब इन 200 सोल्जर्स में से 120 सोल्जर्स छोड़ के चले गए, तो कितने बचे जी हमारे पास? 80 सोल्जर्स बचे। तो हमें यह बताना है कि ये 80 सोल्जर्स अब ये खाना कितने दिन में खत्म करें। तो x इक्वल टू 4 इंटू, अब पहले सोल्जर 200 थे, अब 80 हैं। सोल्जर्स कम हो गए, तो सोल्जर्स कम होने की वजह से टाइम ज्यादा चलेगा खाना, तो 200/80 करेंगे हम तो ये सॉल्व करके कितना आएगा जी? 10। मतलब जो खाना पहले 4 दिन चलना था, अब वही खाना कितने दिन चलेगा जी? 10 दिन। कितने एक्स्ट्रा डेज हुए जी? 6 एक्स्ट्रा डेज। कितने एक्स्ट्रा डेज चलेगा? 6 दिन। इट मींस हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जी, हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला है जी दो एम्प्टी जार्स में, और उन दोनों जार्स की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट, जिसके कारण एक जार 1/4 फुल हो गया और दूसरा जार 1/3 फुल हो गया। ठीक है जी। अगर जो पानी है, जो जिसकी कैपेसिटी कम है, जिस जार की कैपेसिटी कम, वो वाला पानी हमने किस जार में डाल दिया जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो अभी हमें यह बताना है जो लार्जर जार है उसमें कितना पानी होगा, कितना फ्रैक्शन पानी होगा। ठीक है जी। अब पहले जार में हमने मान लेते हैं कि हमारे पास दो जार्स हैं ए एंड। पहले जार में हमने पानी डाला तो वो कितना फुल हो गया? 1/4 ऑफ ए। और जो दूसरा जार है वो कितना फुल हो गया जी? 1/3 ऑफ। इट मींस ये दोनों कैपेसिटीज बराबर हैं, तो यहां से ए अपॉन बी रेशियो कितनी आई? बाय। इट मींस ये हुआ कि अगर मान ले कि जार ए 4 लीटर का है और जार बी लीटर का है, पहले इसमें भी 1 लीटर पानी था, ये भी 1 लीटर लीटर वाले। अब लेसर कैपेसिटी वाले जार में से हमने सारा पानी इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1 लीटर पानी इधर शिफ्ट हो गया। अब इसमें पानी कितना हो चुका है? तो जो लार्जर कैपेसिटी वाला जार है वो 2 लीटर फिल है आउट ऑफ 4। तो कितनी कैपेसिटी उसकी फिल हो चुकी है? 1/। इट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ बुक सेलर मेक्स 8% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द बुक एट 10% डिस्काउंट, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। ठीक है जी। 8% प्रॉफिट कमाना है जी, और डिस्काउंट कितना देना है? 10%। तो हमें एक रेशियो बतानी है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की। तो मान के चलते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपीज है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है जी 8%। इट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 108। अब ये सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट देने के बाद आया है, तो यहां से मार्क प्राइस निकालेंगे। मार्क प्राइस कितनी आएगी? 108 100/90। मार्क प्राइस आ रही है जी हमारी 120। सीपी भी पता चल गई जी, एमपी भी रेशो में बतानी है। रेशो एमपी और एमपी की रेशो कितनी बन? इट मींस 5/6। हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कुछ पैसा हमने डिवाइड किया है ए और बी में, किस रेशो में? 2/5। अब ए को कितने रुपए मिल रहे हैं उसमें से? 100 रुपए। तो हमें बताना बी को कितने मिले। ऑब्वियस है कि 2/5 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है जी। ए का शेयर कितना है? 100 रुपीज। इट मींस अगर 2 की वैल्यू 100 है तो हमें 5 की वैल्यू पता करनी। तो 2 अगर 100 के बराबर होगा तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 250। ठीक है जी। तो डायरेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट
लास्ट ईयर माई एज वॉज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पिछले साल मेरी एज एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी और अगले साल ये एक क्यूबिक नंबर होगा, तो हमें मेरी प्रेजेंट एज बतानी है। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी जी, बाय ऑप्शंस। हम इन चारों में से कोई ऐसी वैल्यू उठाएंगे जिसमें से जो लास्ट ईयर मतलब एक माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और एक प्लस करके परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इन में से अगर मैं ऑप्शन उठाऊंगा, मान लो 26, फर्स्ट ऑप्शन ही उठा रहे हैं जी हम, 26 में से 1 माइनस करता हूं तो कितना बनता है 25, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। एंड 26 में अगर मैं 1 प्लस करता हूं, नेक्स्ट ईयर की एज आ रही है 27, तो वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये 26 ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों कंडीशंस को, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 26। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शंस उठाइए, प्लस माइनस करके इक्वेशन को सेटिस्फाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 0.441? ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं। 2.1 स्क्वायर को फिलहाल एज इट इज रखते हैं और 0.441 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए। 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। अब 4 प्लेस पे डेसिमल है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना बन जाएगा जी 0.21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 21 यहां भी है, 21 यहां भी, इट मींस 21 का क्यूब तो होगा ही होगा। तो 9261 होता है जी 21 का क्यूब, तो 9261 तो आएगा। अब हमें डेसिमल प्लेस करना है जी। डेसिमल की बात करें, इसमें 1 प्लेस पे डेसिमल है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, 2 प्लेस पे डेसिमल यहाँ पे, तो टोटल 4 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो 4 प्लेस छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.9261। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 140, 176 and 264 लीविंग रिमाइंडर्स 4, 6 and 9 रिस्पेक्टिवली। अब ये HCF के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जी। हमें ऐसा कोई नंबर पता करना है जिसको 140, जिसके साथ 140 को डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, जिसके साथ 176 को डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आना चाहिए, और जिसके साथ 264 को डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स में से इनके रिमाइंडर को माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो 140 में से 4 माइनस किया कितना बचेगा 130, 176 में 6 माइनस किया कितना बचेगा 170, एंड 264 में से 9 माइनस किया कितना बचेगा 255। अब इन तीनों वैल्यूज का मुझे क्या चाहिए जी, HCF। अब HCF निकालने के डिफरेंट मेथड है, जिसमें से एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक लॉन्ग डिवीजन है। ठीक है जी, बट वो मेथड्स यूज करने की बजाय यहाँ पे हम ऑप्शंस कर सकते हैं। यदि अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है 255, इट मीन मेरा HCF 2 तो हो नहीं सकता। ठीक है जी, अब बचा 85। 85 के साथ अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 136 कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। ठीक है जी, अब उसके बाद मेरे पास क्या बचता है जी 34। अब 34 के साथ अगर मैं डिवाइड करके देखता हूं तो 255 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरी ऑप्शन है। तो इन द एंड मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है 17। 17 के टेबल पे 136 भी जा रहा है जी, 17 के टेबल पे 170 भी जा रहा है, 17 पे 255। मेरा करेक्ट आंसर इनका मतलब इन तीनों नंबर्स का HCF कितना बन रहा है जी 70। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कहते जी 4 टर्म्स है एक AP में। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज है जी नंबर्स की जिसमें डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स हमेशा सेम रहता है जी। ठीक है जी, सच दैट तो सम ऑफ टू मीन्स है, मीन्स मतलब दो मिडल वैल्यूज, तो मिडल वैल्यूज का सम कितना होना चाहिए 110, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली दो वैल्यूज, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 125। तो थर्ड टर्म पूछी गई। एज्यूम करते हैं कि 4 नंबर्स हैं जी A B। ठीक है जी, अब क्वेश्चन के मुताबिक टू मीन्स मतलब ये दो मीन वैल्यूज हैं, इनका सम हमें गिवन है 110, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब A इंटू डी हमें गिवन है जी 2125। हमें थर्ड टर्म पता करनी है, मतलब C की वैल्यू पता करनी है। अब इस क्वेश्चन में भी मैं ऑप्शन को यूज करूंगा। ठीक है जी, ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। मान के चलते हैं कि ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर है, मान के चल रहे हैं जी। इट मीन्स C की वैल्यू कितनी होगी 65। अगर C 65 है तो B की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 45। अब यहां पे हमें डिफरेंस पता चल गया जी 20 का है, मतलब
एपी सीरीज होने के कारण हर टर्म का डिफरेंस कितना होगा, 20 ईच होगा। यहाँ से हमें चारों टर्म्स पता चल जाएंगी। पहली टर्म बनेगी 25, दूसरी टर्म बनेगी 45, तीसरी टर्म 65 एंड फोर्थ टर्म बनेगी हमारी 85। तो हमें अब सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना बोला गया, 2125। तो मैं 25 को 85 के साथ अगर मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो ये मेरे पास 2125 बन रहा है। इट मीन्स मेरे दोनों इक्वेशंस को ये वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1372 ऑफ 1458। अब अगर आपको क्यूब्स याद हो, हमें पता है कि 11 का क्यूब कितना होता है जी, 1331 है जी। तो अब इनमें से, और 12 का क्यूब होता है जी 1728। इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखें, दोनों वैल्यूज 11 के क्यूब से ज्यादा है और 12 के क्यूब से कम है। तो इन दोनों का क्यूब रूट 11 पॉइंट समथिंग है जी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 11 पॉइंट इंटू 11 ही ले लूं, उनका सॉरी 1372 का क्यूब रूट भी कितना होगा 11 अप्रोक्सीमेट, और 1458 का भी अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 11। तो 11 इंटू 11 कितना होगा जी 121। बट एग्जैक्टली 121 नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैल्यूज हैं ये 11 पॉइंट समथिंग है। हमारा आंसर 121 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, ऑप्शन 126 है जी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 126। अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 1372 इंटू 1458 करके फिर भी क्यूब रूट कर सकते हैं। इससे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा विच इज 126। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 200376। इसका फर्दर आप क्यूब रूट निकालोगे जो कि किसके इक्वल है 120। आप ये भी यूज कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करके फिर क्यूब रूट निकालो, या फिर आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, 10 men or 18 boys can do a piece of work in 15 days, then the number of days required by 15 men and 33 boys to do twice the work। ठीक है जी, हमें ट्वाइस वर्क करना है। ठीक है जी, हमें बताया गया कि 10 मैन और 18 बॉयज कोई काम 15 दिन में कर। इट मींस 10 मैन की एफिशिएंसी किसके बराबर है जी 18 बॉयज के। तो यहां से हमारे पास 5 मैन की एफिशिएंसी के बराबर आ गई जी 9 बॉयज। अब काम करना किसने है जी 15 मैन एंड 33 बॉयज ने कहा। मैं क्या करूंगा, या मैन को बॉयज में कन्वर्ट करूंगा या बॉयज को मैन में कन्वर्ट करूंगा। मेरे लिए मैन को बॉयज में कन्वर्ट करना इजी है। रीजन बीइंग मुझे 5 मैन की वैल्यू पता है, 9 बॉयज है, तो 5 को 15 बनाना मेरे लिए 5 मैन अगर 9 बॉयज के इक्वल हैं तो 15 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 3 गुना हो गया, तो बॉयज भी 3 गुना हो जाएंगे, 27 बॉयज। 15 मैन को मैं कितना लिख सकता हूँ 27 बॉयज प्लस 30, टोटल कितने बॉयज हो गए जी 60। अब जो चेन रूल लगेगा वो बॉयज के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इनिशियली 18 बॉयज थे और उनको दिन कितने लग रहे थे जी 15 दिन। अब बॉयज कितने 60, डेज हमें पता करने हैं, वर्क हमारा ट्वाइस हो गया। मान लो अगर वर्क 1 था पहले, अब कितना हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 15 इंटू, बॉयज ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे 18/60। वर्क ज्यादा हो गया, पहले 1 था अब 2 था, इट मींस दिन भी ज्यादा लगेंगे तो 2/1। सॉल्व करते कितने दिन लगेंगे जी 9 दिन। ठीक है जी, इट मींस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक बंदा वॉक करके जाता है कुछ डिस्टेंस और राइड करके वापस आता है, तो टोटल टाइम उसको लगता है 37 मिनट। तो वॉकिंग प्लस राइडिंग उसको लग रहा है जी 37 मिनट। और वो दोनों साइड से अगर वॉक करके जाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा जी 55 मिनट। हमें बताना है कि अगर वो दोनों तरफ राइड करके जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट क्या है जिसका, हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 37 और 55 का। 37 और 55 का डिफरेंस बनता है जी 18। ठीक है जी, इट मींस वॉकिंग प्लस राइडिंग और वॉकिंग प्लस वॉकिंग में जो डिफरेंस है उसमें ये राइडिंग प्लस वॉकिंग का डिफरेंस आ रहा है जी 18 मिनट।
है जी। तो अब हमें चाहिए किसका टाइम, राइडिंग प्लस राइडिंग। अब बंदा अगर दोनों तरफ राइड करके जाएगा तो उसको टाइम कम लगेगा। मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू में से 37 वाली वैल्यू, 37 में से 18 को क्या कर दूंगा, माइनस डायरेक्टली। मेरे पास डायरेक्टली राइडिंग प्लस राइडिंग का टाइम आ जाएगा 37 माइनस करके इस 19। तो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महेश ने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम शुरू किया और उसकी एनुअल सैलरी थी 1,60,000 और उसको हर साल कितना पे राइज मिलेगा, 15%। तो हमें यह बताना है कि कितने साल में उसकी जो एनुअल सैलरी है वो 2,79,841 बनेगी। ठीक है, अब है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट या सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन, ठीक है जी, जिसमें अगर हम मान के चले 1,60,000 मेरे लिए प्रिंसिपल होगा, 2,79,841 मेरे लिए अमाउंट होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 15। ठीक है जी, और निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, बट अगर उस वे से हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। तो इसमें भी हम अप्रोक्सीमेशन को यूज करके आंसर निकालेंगे। कैसे, 1,60,000 से उसने पे स्टार्ट किया काम करना, अब उसकी सैलरी 2,79,841 है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2,80,000 दे सकते हैं जी। ठीक है जी, अब अगर देखें तो उसकी कितनी पे इंक्रीज हो चुकी है, 1,20,000। 1,20,000 उसकी पे इंक्रीज हुई है ओवरऑल। इसकी मैं परसेंटेज निकाल लूंगा, 1,20,000 का इंक्रीज मिला उसको कितनी सैलरी पे, 1,60,000। ये कितना बनता है जी मेरे लिए, बाय 4। मतलब उसको उसकी जो सैलरी है वो 75% इंक्रीज है और हर साल की सैलरी इंक्रीज कितनी होनी, 15। अगर तो ये सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना होना था जी, 5। क्योंकि एक साल में 15, 5 साल में 75। बट क्योंकि ये कंपाउंडेड इंक्रीज होता है तो 5 नहीं, उससे थोड़ा टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर 2 साल का मैं अंदाजा लगाऊं, 2 साल में कंपाउंडेड अगर इंक्रीज होगा, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज, तो कितना बनता है जी ये, 32.25%। है जी, तो 2 साल वाली ऑप्शन मेरे लिए। सिमिलरली अगर 3 साल का मैं निकालूं तो 32.25 में 15 और ऐड हो जाएगा, तो लगभग 47.25 प्लस सम थोड़ा और इंक्रीज होगा तो लगभग 49% के आसपास ये होगा। ये 3 भी एलिमिनेट हो गया। यदि 3 साल में लगभग 50% राइज मिल रहा है। ठीक है, अब 5 साल हो नहीं सकता क्योंकि 5 साल अगर होगा तो वो 75 को क्रॉस कर जाए, ये भी एलिमिनेट होगी। ऑप्शन क्या बचा जी, ऑप्शन 4 साल में 5 वो 75% को राइज मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्या बोलता है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ऑल्टीट्यूड। ठीक है जी, जो एक ट्राइंगल का बेस है वो कितना है जी, 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ऑल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब जितनी उसकी हाइट है। ठीक है जी, ऑल्टीट्यूड को अगर मैं x सेंटीमीटर मान लूं तो बेस कितना होगा, बेस होगा जी 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ऑल्टीट्यूड, तो 2x+2 होगा। और एरिया हमें कितना गिवन है जी, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड पता करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसके बराबर गिवन है हमें, 12। यहां से हमारे पास 2x+ के बराबर आ गया, 2x² + 2x इक्वल टू 2x² + 2x माइनस 2 कॉमन निकालने पे बचेगा x² + x माइनस 12 अब 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 1, तो वो बनेंगे 4 एंड 3। तो x की वैल्यू यहां से कितनी नहीं, अगर हम मान 4 एंड 3 है, यदि x की वैल्यू या तो -4 बन रही है या कितनी बन रही है, +3। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 बचती। इट मींस हमारा ऑल्टीट्यूड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या, हम ऑप्शंस को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर हम ऑल्टीट्यूड मान ले कि 3 सेंटीमीटर, तो बेस कितना हो जाएगा जी, बेस बनेगा इसके डबल से 2 सेंटीमीटर ज्यादा, डबल होता है 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर।
हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड किया, का आंसर कितना बना 12। यदि तो ऑप्शंस के थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, man leaves 12,600 to be divided among 7 sons, 3 daughters and 5 nephews। टोटल 12,600 है, तो हमें डिवाइड करने हैं कितने बंदों में, 7 सन्स में, 5 डॉटर्स में, और सॉरी 3 डॉटर्स में और 5 नेफ्यूज। ईच डॉटर रिसीव 3 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। यदि डॉटर को कितना मिल रहा है जी, टाइम्स एज मच एज, और ईच सन गेट्स, एक सन को कितना मिल रहा है 7 टाइम्स एज मच। यहां से डॉटर और नेफ्यू की रेशो कितनी, और यहां से सन और नेफ्यू की रेशो कितनी, 7:1। तो अगर हम तीनों की रेशो देखें, डॉटर, सन और नेफ्यू, ये कितनी बन रही है 7:1। अब ये जो रेशो है 3:7:1, ये एक डॉटर, एक सन और एक नेफ्यू की, जबकि हमारे पास सन कितने हैं 7, तो टोटल कितना जाएगा इनको 49, और डॉटर्स कितनी हैं 3। यदि डॉटर्स कितनी हो जाएंगी, डॉटर का क्या बन जाएगा 9, और सन के सॉरी नेफ्यू कितने हैं 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअल रेशो ये बनेगी। इस रेशो में हम 12,600 को डिवाइड करेंगे और हमें शेयर किसका निकालना है जी, डॉटर्स का निकालना है। तो डॉटर का शेयर कितना बनेगा यहां से 9 अपॉन, ये कितना होगा 9 + 49 58, 58 + 5 63 इंटू 12,000। डॉटर्स को टोटल कितने रुपीस मिल रहे हैं 1,800 रुपए मिल रहे हैं, और कितनी डॉटर्स हैं जी 3 डॉटर्स, तो ईच डॉटर का शेयर कितना है, शेयर ऑफ ईच डॉटर 1,800 डिवाइडेड बाय डॉटर्स हैं। करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, एवरेज है जी 3 नंबर्स की, जो कि है 70 स्टार 7 एंड 5 स्टार, कितनी है जी एवरेज 57। हमें स्टार जो है वो एक सेम डिजिट है, तो उसकी वैल्यू हमें पता करनी। अब देखो 3 नंबर्स हैं जी और एवरेज कितनी है 57, तो उनका टोटल कितना होगा 57 इंटू 3, 57 इंटू 3 कितना बन रहा है जी हमारे लिए 171। अब हमें प्लस क्या करना है 70 स्टार 7 एंड 5 स्टार, इन तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 171। अब यूनिट डिजिट पे फोकस करें, यहां पे 0 है, यहां पे 7 है, और चाहिए हमें क्या 1। इट मींस यहां पे क्या करना पड़ेगा 4, तो ए की वैल्यू हमें दिख रही है जी 4 है जी, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या बोलता है जी, 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स कितनी थी 30 साल। अब 1 चाइल्ड इंक्लूड कर दिया फैमिली में, जिसके कारण जो प्रेजेंट एवरेज है फैमिली की वो सेम ही है जितनी पहले थी, बट अब मेंबर्स कितने हैं 9। ठीक है जी, तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड बताना। तो पहले तो हम 8 बंदों की बात करते हैं जो ओरिजिनली, 8 बंदों की 3 साल पुरानी एवरेज 30 ईयर्स है, 3 ईयर्स अगो। तो इनकी अगर प्रेजेंट एवरेज निकालें, इन्हीं 8 बंदों की प्रेजेंट एवरेज ऑफ 8 पर्सन कितनी हो जाएगी 30। इस सारे बंदों के 3-3 साल इंक्रीज होंगे तो एवरेज कितनी हो जाएगी 33। तो 8 बंदों की टोटल एज कितनी बनती है 8 इंटू 30, 40 + 20 64 है जी। बट अगर एक बच्चे को इंक्लूड करते हैं तो एवरेज कितनी है 30 ही, बट 9 बंदे हो गए, एवरेज कितनी निकलती है 30 का टोटल बनता है, मतलब 9 बंदों का टोटल 270 है, 8 बंदों का टोटल 2। वो जो डिफरेंस है 6 साल का, वो कौन है बच्चे की एज ऑफ चाइल्ड हमारे लिए कितना 6 यदि, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट, by selling an article for rupees 21,000, man gains 5%, to get a profit of 15%, he has to sell it for। ठीक है जी, अगर 5% प्रॉफिट पे है तो 21,000 पे बेच रहा है, 15% पे बताना है। इट मींस
5% पे बेचेगा, इट मींस 105%, 105% की वैल्यू कितनी बनती है जी? 21,000। अभी उसको बेचना कितने पे है जी? 15% प्रॉफिट पे, मतलब 115% वैल्यू। 105% 21,000 है, तो 115 कितना हो जाए? 21,000 बटा 105 टू 115। तो हम कैंसिल आउट कर रहे हैं 21 के टेबल पे। सॉल्व करके कितना आ रहा है? 20, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने 2 साइकिल्स खरीदे हैं जी, टोटल कितने सीपी पे? 1500। उसने एक पहला साइकिल 20% लॉस पे सेल और दूसरा साइकिल 20% प्रॉफिट पे सेल। यदि अब दोनों साइकिल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है जी दोनों साइकिल्स की। अब मान लेते हैं कि पहली साइकिल का कॉस्ट प्राइस ए या दूसरी का बी। यदि अब पहला साइकिल 20% लॉस पे बेचा तो पहले का सेलिंग प्राइस कितना बनता है? 80% ऑफ ए। दूसरा साइकिल 20% प्रॉफिट पे सेल किया तो दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना बनता है? 120% ऑफ। अब दोनों साइकिल्स का सेलिंग प्राइस बोला है जी सेम है, तो ये इक्वल हो गया। यहां से हम ए और बी की रेशो निकाल, ए और बी की रेशो कितनी है? 120/80 रेशो। यदि ये दोनों साइकिल्स की हमें कॉस्ट प्राइस की रेशो पता चल गई जी। तो टोटल कॉस्ट 1500 थी, तो पहला साइकिल कितने का हो जाएगा जी? 3/5 इंटू 1500, कितना आ गया जी? 900। तो दूसरा साइकिल कितने का हो जाएगा? 5 इंटू 1500, 600। कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है जी हमें? ऑप्शन डी। नेक्स्ट। Salary of an employee increases every year in the month of July by 10%. If his salary in May 2000 was rupees 15,000, then his salary in October 2001 was, ठीक है जी। उसको जो सैलरी में इंक्रीमेंट मिलना है जी, वो कौन से महीने में मिलना? हर साल जुलाई मंथ में। अब उसकी जो सैलरी हमें गिवन है मई 2000 में, कितनी गिवन है जी? 15,000। इट मींस, और हमें बताना कब है जी? अक्टूबर 2001 में बतानी है। तो पहला इंक्रीमेंट तो उसको मिलेगा जी जुलाई 2000 में, मतलब जुलाई 2000 में उसको 10% इंक्रीज, और फिर मिलेगा जी उसको जुलाई 2001 में। तो 2 बार उसकी सैलरी इंक्रीज होगी जी 10-10%, और सक्सेसिव चेंज है तो कितना ओवरऑल उसको इंक्रीज मिलेगा जी? 10+10+10 इंटू 10/100, 21% उसको राइज मिलेगा सैलरी में। और 15,000 का यदि 21% कितना होता है जी? 3150। तो उसकी सैलरी 3150 इंक्रीज हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी जी उसकी सैलरी? 18,150। इट मींस ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। 72% स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी को ऑप्ट किया, 44% स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया। हर एक स्टूडेंट ने दोनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ऑप्ट किया है, और 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ऑप्ट किए। ठीक है, हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी क्लास में। अब देखो, टोटल स्टूडेंट्स 100% से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, बट अगर हम उनको सब्जेक्ट वाइज देखते हैं जी, बायोलॉजी में कितने ऑप्ट की, कितनों ने ऑप्ट किया? 72%। और मैथमेटिक्स को कितनों ने ऑप्ट किया? 44%। इनको प्लस करने पे हमारे पास आ रहा है जी 116%। ठीक है जी, मतलब 16% स्टूडेंट्स को हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा बच्चे कौन से होंगे? जो कॉमन है, मतलब जिन्होंने बायोलॉजी और मैथ्स दोनों को ऑप्ट किया। ठीक है, तो इट मींस 16% ऑप्ट करने वाले बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स में हैं, और उनकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है? 40। बोला 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए। 16% की वैल्यू हमें पता चल गई 40 है, 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। 40/6 कितने स्टूडेंट्स हैं जी? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या बोलता है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली। स्फीयर का जो वॉल्यूम है और सरफेस एरिया वो इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है जी 4/3πr3, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है जी? 4πr²। वो दोनों चीजें न्यूमेरिकली क्या है जी? इक्वल है, तो इक्वल कर देते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है रेडियस। क्या जी? पाई के साथ पाई कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, या रेडियस स्क्वायर के साथ रेडियस, तो एक रेडियस की वैल्यू बचेगी हमारे पास। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, ये भी बहुत कॉमन है जी, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। क्या जी, 5x माइनस 3/x प्लस 5y माइनस 3/y प्लस 5z माइनस 3z 0 है, हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू। तो इसमें हम डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे जी पहली टर्म्स का, इसको हम लिख सकते हैं 5x/x माइनस 3/x, सिमिलरली 5y/y माइनस 3/y प्लस 5z/z माइनस 3/z 0 के बराबर है जी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बचा 5 माइनस 3/x प्लस 5 माइनस 3/y प्लस 5 माइनस 3/, तो ये 15 है, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास बचा जी -3/x माइनस 3/y माइनस 3/z इज इक्वल टू -15। अब इनमें से भी -3 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/, ये कैंसल आउट हो गया जी, कितना बचा 5। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस। अब मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है जी। मिनिमम वैल्यू तभी पॉसिबल है जी अगर x की वैल्यू हम मिनिमम पुट करें। ठीक है, अब x की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है जी, बट दिक्कत क्या है कि x स्क्वायर है दोनों जगह, तो नेगेटिव वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव में वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए ऐसी कोई मिनिमम वैल्यू पुट करें जिससे ये वैल्यू मिनिमम हो सके, वो है 0। तो हम x को क्या पुट करेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू 0, ये बन गया 0/1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस कितना होगा माइनस, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, a प्लस बी हमें 5 गिवन है जी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कितना गिवन है जी 13 गिवन। हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे हम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मारेंगे, हमें a और b की ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको प्लस करके 5 हो जाए और उनके स्क्वायर्स को प्लस करके 13, और ये भी हमें गिवन है कि a की वैल्यू b से ग्रेटर है। ठीक है जी, तो दो वैल्यूज पॉसिबल दिख रही, a की वैल्यू पॉसिबल दिख रही है कि a अगर 3 है एंड b अगर, यदि इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 5 बन रहा है, और इनके स्क्वायर्स को प्लस कर रहे हैं तो 13। यदि तो a माइनस बी रिक्वायर्ड है, a कितना है 3, b भी कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा 1। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट, 3x माइनस वाई रेशो x प्लस 5y कितना गिवन है हमें 5:7, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए x प्लस वाई रेशो x माइनस। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 5y किसके इक्वल गिवन है 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 21x माइनस 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 25y। तो माइनस कर देंगे x वाली टर्म्स उधर जाके 16 इक्वल टू 32y आ गया, और x अपॉन y कितना आ गया जी 32/16, इट मीन बाय 1। x रेशो y हमें पता चल गया जी 2 तो 1 है, हमें चाहिए x प्लस वाई रेशो x माइनस, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 3, x माइनस वाई कितना होगा 1, तो रेशो 1 हमारा आंसर होगा, मींस ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -5 and 8 and 5 7, बताना कि वो लाइन कहां से पास है जी। अगर हम एक्सेस ड्रॉ करें एक्स और वाई, जी, तो इसमें पहला पॉइंट है -2/8, तो लगभग ये यहां पे होगा जी -2, जी, और 8 पॉजिटिव पे है, ये लगभग यहाँ, ये एक पॉइंट यहाँ दूसरा है 5 7, 5 है पॉजिटिव है, एक 5 हो गया, 7 भी पॉजिटिव है, 7 यहाँ, ये लगभग यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन कुछ कहाँ से होगी स्लांटिंग, तो अगर स्लांटिंग लाइन है तो वाई एक्सिस को भी वो कट कर रही है, तो आगे जाके वो एक्स एक्सिस कट करेगी, तो इट मींस कट्स बोथ द एक्सिस, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब एक ट्राइंगल है जी ए बी सी, पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जी।
ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी हमें 60 गिवन है, एंगल सी 40 गिवन है, एडी बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी, बाइसेक्ट्स एंगल, एंड एई इज परपेंडिकुलर टू हमारा ट्राइंगल ए है, एडी बाइसेक्टर है, एई परपेंडिकुलर। हमें गिवन क्या है, एंगल बी गिवन है जी और एंगल सी गिवन है 40 डिग्री। हमें निकालना क्या है जी, एंगल ई ए डी, मतलब ये वाला एंगल, दिस वन। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है जी एंगल ई ए डी निकालने का। एंगल ई ए डी निकलेगा जी हाफ ऑफ बेस एंगल का डिफरेंस माइनस एंगल, हाफ ऑफ 60 माइनस 40, हाफ ऑफ 20 आ जाएगा 10। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल बीडी है, ए एल परपेंडिकुलर है बीडी के ऊपर, सी एम परपेंडिकुलर बीडी के ऊपर, ए एल की लेंथ भी गिवन है, सी एम की लेंथ भी गिवन, मतलब परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल, दोनों की लेंथ गिवन है और डायगोनल की लेंथ भी गिवन है। हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। ठीक है जी। अब अगर हमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल पता है और जो परपेंडिकुलर्स हैं डायगोनल के ऊपर उनकी लेंथ पता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल। मतलब यहाँ पे एक ए एल है, दूसरा क्या है जी, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। डायगोनल की लेंथ कितनी है 60 और ए एल कितना है जी हमारे लिए 13.2 और सी एम कितना है जी, कटिंग 30 इंटू 13, हाँ 13.2 प्लस 16.8 करेंगे कितना हो जाएगा 30, 32 इंटू 30 किया कितना आ जाएगा 96। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड 308 स्क्वायर मीटर, पाई की वैल्यू 22/7 है, हमें लेंथ ऑफ रेलिंग निकालनी है जो उसको सराउंड कर। अब सेमी सर्कुलर फील्ड की रेलिंग बनानी है, इट मीन्स हमें इसका पेरीमीटर रिक्वायर्ड, हमें एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है जी, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस पता नहीं जी कितना है, पहले रेडियस निकालते हैं, तो ए 1/2 11 के, आर स्क्वायर हमारे पास आता है जी 8 इंटू 7 बन 19, आर की वैल्यू हमारे लिए आ गई जी 14। रेडियस पता चल गया, अब हमें चाहिए इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है जी, पाई आर प्लस आर, रेडियस कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस रेडियस आया 14, पाई की वैल्यू कितनी है जी 22/7 प्लस 14 36 बाय कितना आ जाएगी जी 70। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्लांट सरफेस एरिया। ठीक है जी, एक राइट सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है जी, उसके स्लांट सरफेस एरिया मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जी पाई आर एल। वैल्यू ऑफ 1/h स्क्वायर अपॉन 1/r स्क्वायर हमें बतानी है, वेयर h एंड r हाइट एंड रेडियस। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, r के साथ एक r कैंसिल, हमारे पास बचता क्या है जी 1/3 आर एच इक्वल टू एल। एल नहीं पता तो एल को भी हम एच और आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1/3 आर एच के इक्वल आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा 1/9 आर स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1/9 किसके इक्वल हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे, डिनोमिनेटर स्प्लिट करने पे क्या बनेगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया जी। तो 1/9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 1/r स्क्वायर प्लस बाई एच, एंड इसी
वैल्यू निकालनी है जी, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/9 यूनिट। यदि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया आर इक्वल, ठीक है जी, इस चीज की वैल्यू इक्वल है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, और उसका कर्व सरफेस एरिया वो भी क्या है जी 2 पाई आर एच इक्वल है। हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, रेडियस के साथ रेडियस, हाइट के साथ हाइट कैंसिल, तो रेडियस कितना बचा 2। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए बी सी डी एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 2, पहले तो हेक्सागन हम ड्रॉ कर लेते हैं, रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड उसकी हमने रेगुलर है, ए एफ, साइड कितनी है जी, हमें एरिया निकालना है जी रेक्टेंगल बी सी एफ का, डायगोनल डायगोनल हमें चाहिए बी सी एफ, मतलब कि ये रेक्टेंगल का हमें पोर्शन एरिया निकालना। अब ध्यान से देखें, हमें पता है कि जो एक रेगुलर हेक्सागन है जी वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है, मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का अगर एरिया प्लस करेंगे तो पूरे हेक्सागन का एरिया आएगा। अब मुझे इसमें से कितने ट्राइंगल्स का एरिया रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं जी। एक ये पूरी ट्राइंगल हो गई, एक ये पूरी ट्राइंगल हो गई, 2 ट्राइंगल्स ये हो गई। अब बचा ये पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन, और ये वाला। यदि अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये पूरी ट्राइंगल का हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, यदि पूरी ट्राइंगल का, तो दोनों हाफ मिलके एक कंप्लीट ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये एक कंप्लीट ट्राइंगल। सिमिलरली ये भी एक कंप्लीट ट्राइंगल हो जाएगा जी। तो टोटल कितनी ट्राइंगल्स हो गई जी, 1 2 3 4, तो 4 ट्राइंगल्स का हमें एरिया रिक्वायर्ड है जी, ठीक है। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर, और हमें कितने का रिक्वायर्ड है जी 4, कैंसिल आउट हो गया। ए हमें कितना गिवन है जी 2 फीट, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/√3, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, बीसी की वैल्यू ए है, एसी की वैल्यू बी है, एबी की वैल्यू, हमें tan बी और tan सी निकालना। सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल, इसमें एंगल ए हमारा 90 डिग्री, बीसी की वैल्यू हमें गिवन है ए, एसी की वैल्यू हमें गिवन है, एबी की वैल्यू हमें गिवन है सी, tan बी प्लस tan सी रिक्वायर्ड। अब tan थीटा किसके इक्वल है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले tan थीटा, tan बी मतलब थीटा दिस वन है, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा बी, और बेस क्या होगा सी, तो tan बी की वैल्यू बनेगी बी अपॉन सी। सिमिलरली tan सी, अब tan सी में थीटा दिस वन है, तो बेस हमारा क्या बनेगा बी, परपेंडिकुलर बनेगा सी, तो ये बन जाएगा हमारे लिए सी अपॉन, तो इसको सॉल्व करते हैं जी, एलसीएम बी सी आ गया, ऊपर क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस, अब पूरी ट्राइंगल में अगर हम देखें एबीसी में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, एक बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन, करेक्ट आंसर हमारा क्या बन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक लैडर है जी जिसको हमने वॉल पे टिकाया हुआ है, कितनी हाइट पे 10 मीटर, ठीक है जी। तो एक लैडर बना लेते हैं, वॉल पे उसको टिकाया जी, ठीक है जी, ये लैडर है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। हमें डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर बताना है फ्रॉम द वॉल, मतलब हमें ये बेस वाली वैल्यू बता, ठीक है जी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है जी, और जो हाइट ऑफ वॉल है वो कितनी है 10 मीटर, ठीक है। हमें एक्स पता करना। अब 30 60 90 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें 30 डिग्री के सामने वाली साइड पता है तो 60 डिग्री के सामने कितनी हो जाएगी जी, वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है जी। तो 30 डिग्री के सामने कितना गिवन हमें 10 मीटर। 60 के सामने अगर साइड निकालनी है तो 30 के सामने वाली साइड को √3 डायरेक्टली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आएगा x की वैल्यू 10। ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था tan का कॉन्सेप्ट कि अगर tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 होगी इफ a प्लस बी कितना है 90 डिग्री। कोई कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जी। सबसे पहले tan 7 tan 83 दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं तो इनकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली tan 23 और tan 67 ये भी मिलके 90 बना रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी 1 होगी। हमारे पास बचता क्या है जी सिर्फ tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं जी 1/cos थीटा cos थीटा। तो सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाय। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन cos थीटा। इसको करने पे क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। इसको सॉल्व करने क्या बनेगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी 1 अपॉन कॉस थीटा। कैंसल आउट होगा नीचे साइन थीटा 2 बार है तो साइन स्क्वायर है जी इसके साथ कैंसिल। सिमिलरली कॉस थीटा 2 बार है तो ये भी बचा क्या जी हमारे पास 1। इट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये जो फिगर है इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और सी ई परपेंडिकुलर टू हमें गिवन है। हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकाल। ठीक है जी। अब ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी के तो ई सी उनके लिए ट्रांसवर्सल हो गया जी। तो इट मींस ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जी। इसके कारण सी एंगल की वैल्यू कितनी आए 37 डिग्री। अब ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं जी। 3 का सम कितना होगा 180। 180 में से हमें 2 एंगल्स पता है 90 और 37 कितना बन गया जी 127। ठीक है इसको हम 180 में से माइनस कर लेंगे 180 को। नेक्स्ट पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं यदि तो हमने एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किए हैं। सर्कल है यदि यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए पॉइंट है पी। यहाँ से हमने दो और पी सेंटर इसका ओ है। यदि हमें क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी तक की सारा इस तरह की डायग्राम हमें बताना है ओ ए ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी बने। अब अगर ध्यान से देखें देखने में ये ना तो रेक्टेंगल दिख रहा है हमें ना ही रोम्बस दिख रहा है ठीक ना ही स्क्वायर दिख रहा है। बट इस जरूरी नहीं है कि हो सकता है ये स्क्वायर हो सकता है रोम्बस हो बट ये जरूरी नहीं है। यदि का डायरेक्ट हमें हमेशा के लिए याद रखना है ये फिगर कौन सी हो साइक्लिक। साइक्लिक वो होती है जी चारों पॉइंट्स सर्कल को टच कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सेंट्रॉइड है ट्राइंगल ए बी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जी ड्रॉ कर लेते ट्राइंगल है जिसके अंदर जी एक सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है जहां पे मीडियंस मीट और हमें गिवन है कि ए जी और अब तीनों पॉइंट से जो मीडियन मतलब मीडियंस आ रहे हैं सेंट्रॉइड तक उनकी लेंथ सेम है। ये एक केस में पॉसिबल है जी जब ये ट्राइंगल कौन सी हो लेटरल
कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारी डायमेंशन ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी जिसके कारण ये सारे एंगल्स 60 जाएंगे, सारे एंगल्स हमारे लिए 60, ठीक है। और हमें बताना कौन सा बी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो सेंट्रॉइड है वो ही सरकम सेंटर बी होगा, ठीक है। इस कारण ये जो एंगल होगा वो डबल होगा ऊपर वाले एंगल, मतलब एंगल ए का डबल। ये कितना होगा जी 120। हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फिगर इफ ओ ए 10 सेंटीमीटर है, ओ ए सी 16 सेंटीमीटर है, तो ओ बी की लेंथ निकाल। ओ ए हमें गिवन है जी 10, यदि ए सी कितना हमें गिवन है 16। अब देखो ए सी पूरी लेंथ 16 है कॉर्ड, और सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर। रूल क्या बोलता है कि अगर हम सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ये दोनों लेंथ कितनी हो जाएंगी 8 8। हमें निकालना है ओ बी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ओ बी निकाल सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जी 3 4 5 का, इसके अकॉर्डिंग एक ये 10 है, ये 8 है, क्या जी। तो इसको हम 6 8 10 भी बना सकते हैं। तो हमें 8 भी पता है 10 भी पता है, तो तीसरी साइड कितनी बची 6। तो ओ बी की लेंथ कितनी होगी 6, मतलब ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया जी डी आई। डी आई में हमें दो पाई चार्ट्स गिवन है जी, ठीक है जी। पाई चार्ट पहला जो दोनों पाई चार्ट्स हैं उसमें हमें गिवन क्या है जी, 1981 और 1995 के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स गिवन है यदि एक कंट्री एक्स में। पहला जो पाई चार्ट है वो 1981 का है, टोटल वर्कफोर्स, जिसमें फार्म सेक्टर में कितने परसेंट बंदे काम कर रहे हैं 1%, सर्विस सेक्टर में 15%, प्रोफेशनल में 18%, इस तरह से। सिमिलरली जो सेकंड पाई चार्ट है वो 1995 का है, जिसमें भी हर सेक्शन के हमें अलग अलग परसेंटेजेस गिवन है। ये भी गिवन है कि टोटल 150 मिलियन है 1981 में, और 1995 में 175 मिलियन। तो इसके बेस पे हमें आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लरिकल वर्कर्स इन द वर्कफोर्स ऑफ कंट्री एक्स फ्रॉम 1981 टू 1995। यदि हमें क्लरिकल वर्कर्स की परसेंटेज इंक्रीज बतानी है, नंबर ऑफ क्लरिकल वर्कर्स की बतानी है जी, कितने 1981 से 95। इट मींस पहले 1981 के हम क्लरिकल वर्कर्स निकाल। 1981 में कितने परसेंट क्लरिकल वर्कर्स हैं जी 20%। तो 20% ऑफ 150, यदि 20% ऑफ 150 मिलियंस निकालेंगे ये बनेगा जी 30। इसी तरह से 1995 के निकालते हैं जी क्लरिकल, 18% बनते हैं जी कितने में से 175 में से। 18% ऑफ 175 निकालेंगे जी, ये बनेगा 31.5। तो कितना इंक्रीज हुए जी 1.5 मिलियन। यदि तो ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स इन द वर्कफोर्स ऑफ कंट्री एक्स फ्रॉम 1981 टू 5, क्या जी। जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई 1981 से 95। मतलब हमें 1981 के ब्लू कॉलर वर्कर्स की वैल्यू और 1995 में ब्लू कॉलर वैल्यू वर्कर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले हम ब्लू कॉलर वर्कर की निकालते हैं जी वैल्यू 1981 में। 1981 में ब्लू कॉलर वर्कर कितने जी 28% ऑफ 150, है जी। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा जी 40, है जी, सॉरी 42, हाँ जी। और 1995 में कितने परसेंट है जी ब्लू ब्लू कॉलर 20%, 20% ऑफ 175, ये सॉल्व करके आता है 35। मतलब 42 मिलियन से कितने हो गए जी 35 मिलियन। कितना डिक्रीज हुआ 6 मिलियन आउट ऑफ 42, सॉरी 7 मिलियन आउट ऑफ 42। सॉल्व करके कितना आता है 1/6, और 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज कितनी होती है 0.66%। इट मींस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, in 1981 the number of service workers in the workforce in millions was। 1981 में कितने सर्विस वर्कर्स थे, तो डायरेक्टली हमें सर्विस वर्कर्स की परसेंटेज ही सॉल्व करनी है जी। सर्विस वर्कर्स थे 15% आउट ऑफ 150 में, कितना बनेगा हमारे लिए 20.5। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन 1। Next, in 1981, the number of categories which comprise of more than 25 million workers
1981 के दौरान कितनी कैटेगरीज ऐसी थी जिसमें 25 मिलियन से ज़्यादा वर्कर्स थे। अब इसमें हम हर एक कैटेगरी को सॉल्व करने की बजाय ये 25 मिलियंस की परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कितना होगा। अब 25 मिलियन वर्कर्स आउट ऑफ 150 कितना परसेंट बन रहा है जी? 16.66%। मतलब हमें यह बताना है कि कितनी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें 16.66% से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। तो ब्लू कॉलर हो गया जी एक, तो एक प्रोफेशनल हो गया यदि, और क्लरिकल हो गया। मतलब 3 ही कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें 16.66 से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन द प्रोफेशनल कैटेगरी इन 1981 टू नंबर ऑफ सच वर्कर्स इन 1995। हमें रेशियो बतानी है जी प्रोफेशनल कैटेगरी के वर्कर्स की, 81 और 95। अब 81 में प्रोफेशनल कितने हैं जी? 18%, तो 18% ऑफ 150 है, और दूसरे केस में 24% है जी प्रोफेशनल वर्कर्स आउट ऑफ 170। तो सॉल्व कर लेते हैं जी, 100 कैंसिल, 6 3 5 के टेबल 9 रेशो करेक्ट आंसर हमारा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रीवियस ईयर। इसमें हमने डिटेल भी समझाया आपको, और शॉर्टकट्स के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू भी आपको समझाया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और वीडियोस इस सीरीज में हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम 40 to 50 हर मतलब हर क्लास में आपके साथ क्वेश्चन देंगे। और इसके अलावा जनरल स्टडीज की सीरीज हमारी चल रही है प्रीवियस। तो और वीडियोस को देखने के लिए, ऐसी वीडियोस को और अपनी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।